फ्रेंड्स, नमस्कार। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसको बोलते हैं सीडीपी। सीडीपी जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है सीटेट में। चाहे कोई भी एग्जाम हो, सीटेट का या यूपी टेट का या टीचिंग एग्जाम का कोई हो, सब में सीडीपी पूछी जाती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो आइए हम प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। विविध पृष्ठभूमियों के अभिकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 1 है सभी के लिए एक मानकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। बी करा ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करते हैं। और सी है विविधता संबंधित मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। और डी विविध विन्यासों से उदाहरण लेना चाहिए। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। यह मानकीकृत आ गया, ठीक ना, तो यहाँ से गलत हो जाएगा तुरंत। और यहाँ पर नकारात्मक शब्द आ गया तो ये भी गलत। और यहाँ पर टालने वाली बात आ गई तो ये भी गलत, ठीक ना। विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। विन्यासों का मतलब क्या होता है अभी हम बता रहे हैं, आप लोग को समझिए। देखिए बालकों की रुचि, योग्यता और क्षमता, मनोवृत्तियों का पूर्व अनुभव से विचारों को महत्व दिया जाता है, ठीक ना, जिसे पूर्व अनुभव से नए अनुभव को जोड़ सके, ठीक ना। इसीलिए क्या करना चाहिए, सभी विन्यासों को उदाहरण देना चाहिए, ठीक ना। आइए हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। 2 है समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। बी कह रहा है विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके। सी कह रहा है लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। और डी कह रहा है समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर की। तो देखिए समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर के करेंगे तो समस्या समाधान आसानी से हो जाएगा, ठीक ना, एक समरूप एक तरीके से, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 3। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? अगर कोई छात्र है वह सीखने से जूझ रहा है तो अध्यापक को क्या इसमें से नहीं करना चाहिए? व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना चाहिए, बात तो सही है, बनाना चाहिए उसको, ठीक ना, उसके छात्र के बारे में बनाना चाहिए कैसे वो पढ़ेगा। बी वाला शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना चाहिए। जटिल आ गया, ठीक ना, जब वो सीख ही नहीं पा रहा है, अभी कठिन है, काम कर ही नहीं पा रहा है, जूझ रहा है, तो जटिलता कहाँ से ला देंगे? तो ये गलत लग रहा है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं पहले। दृश्य श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल, ये भी बात सही है, दिखा करके और बता करके बोल करके पढ़ाना चाहिए। संरचनात्मक शिक्षा शास्त्री उपागमों का इस्तेमाल, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये नहीं करना चाहिए। डी का थे बी हो जाएगा, ये वाला नहीं करना चाहिए, ठीक ना। जटिलता नहीं यहाँ पर होगा, जटिल नहीं होगा, सरल हो सकता है, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 4। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? श्री है, ठीक ना, लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा आप लोग। सृजनात्मकता, ठीक ना, कोई बात नहीं, यहाँ पर क्या है सृजनात्मकता, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1 है अति सक्रियता, बी है असतर्कता, और सी है कम परिज्ञानता और बोधगम्यता, और डी है अपसारी चिंतन। तो कह रहा है कि सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख कारण, जो प्रमुख कारण होता है अपसारी चिंतन। अपसारी में क्या होता है, बच्चा क्या करता है, बहुत सी चीज़ों को सोचता है, नए नए कार्य करने की उसका रुचि होती है, नए तरीके सोचता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक, सृजनात्मक बालक जो होता है। आइए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। निम्न में से अध्यापक अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? कह रहा है कि
अध्यापक जो है अध्यापन में, ठीक ना, अध्यापन मतलब पढ़ने में अधिगम का सबसे प्रभावी माध्यम कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। नहीं, विश्लेषण तो करना पड़ेगा तभी उसको जानेंगे, ठीक ना। तो ये गलत हो गया। अनुकरण, नकल, नकल और दोहराना ये भी नकारात्मक होता है, गलत हो जाएगा। अगला है विषय वस्तु को यत्रवत याद करना। याद करने वाली बात क्या भी नकारात्मक है, ठीक ना, निगेटिव पॉइंट है। संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 6। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 6। एक अध्यापिका को दिए गए किसी क्रियाकलाप होगा, ठीक ना, टाइपिंग में मिस्टेक होगी। तो क्रियाकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 है इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। ठीक, बी कह रहा है अधिगम केवल आ गया ना तो ये गलत हो जाएगा, तुरंत काट दो। सी वाला दंड की बात आ गई, देखिए दंड है ना तो एक ही नकारात्मक है। त्रुटियों डी वाले में क्या है, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण की बात है, तो ये बात सही है, त्रुटियां को समझना चाहिए, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, ठीक ना, ठीक है। देखते हैं आगे। यंत्रवत याद करने पर जोर, याद की बात आ गई ना तो याद नकारात्मक होता है, निगेटिव होता है, ठीक। दंड भी निगेटिव होता है। प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, ये बात सही है, ठीक ना, लक्ष्य पर जोर देंगे प्रवीणता से मुख के द्वारा बोल करके, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 8। शर्मिंदगी क्या है, ठीक ना, शर्मिंदा से बच्चा को क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका कहने का मतलब ये है। तो ऑप्शन नंबर है बच्चों की अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। जब शर्मिंदा होगा तो प्रभावशाली कहाँ से होगा भाई, पूछेगा ही नहीं क्वेश्चन। तो दूसरा है बी वाला, शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। अगर पढ़ा रहे हैं चाहे पढ़ रहे हैं तो उसमें अगर शर्मिंदगा बार बार करेंगे तो सीखेंगे कैसे, ये भी गलत। शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं, भाई है संबंध, अगर शर्मिंदा करेंगे तो नहीं सीख पाएंगे, ठीक ना। डी वाला है शर्मिंदगी का संज्ञान का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, सही बात है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर शर्मिंदा रहेगा बच्चा तो नहीं सीख पाएगा ना, शर्म करेगा, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 9। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में ऑप्शन नंबर 1 बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ठीक बात है। बी है बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तक पर निर्भर रहते हैं, नहीं, अगर संरचनात्मक विचार की बात आ जाएगी तो निर्भर नहीं रहेंगे, सिर्फ पाठ्य पुस्तक पर निर्भर नहीं रहेंगे, और भी तो है उसके पास, बाहर का भी तो देखेंगे, सिर्फ पाठ्य पुस्तक पर थोड़ी रहेंगे। और सी वाला बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, भाई बच्चों की भूमिका तो ही होती है, बच्चों की भूमिका होती है ना संरचनात्मक विचार में, सीखने के विचार में, बच्चे ही तो सीखते हैं। और डी है बच्चे पूर्ण रूप से वयस्क पर नहीं निर्भर रहेंगे, अपने भी अनुभव से सीखते हैं, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बच्चे बहुत जरूरी है सीखना, ठीक ना। अब प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर 1 प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, भाई प्रयास अगर करेगा बच्चा तो फर्क पड़ेगा, तो ये तो पहले गलत हो गया। उपयुक्त पूछा है ना, जो सही है, बेहतर है, ठीक है। असफलता नियंत्रित है, भाई असफलता नियंत्रित कैसे है, नियंत्रित कर सकते हैं, बार बार मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। योग्यता सुसाध्य है और योग्यता जटिल है, अटल है, योग्यता अटल नहीं होती है, ठीक ना, सुसाध्य होती है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। निम्न में कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक
समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है बारंबार परीक्षाएं। बार बार परीक्षा नहीं करा सकते, तो इससे क्या सहायता मिलेगी पढ़ने में, संकल्पना में, सीखने में, रचना में? नहीं। दूसरा अन्वेषण और संवाद, देख सकते हो सकता है। अगला देखते हैं सी वाला, आधारित प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा नहीं होगा, ठीक ना, तुलना नहीं करना है किसी से। पाठ्य पुस्तक केंद्रित, पाठ्य पुस्तक सिर्फ नहीं रहना चाहिए, बाल केंद्रित होता है, बालक सीखता है। पाठ्य पुस्तक सिर्फ पाठ पर ही आधारित हो जाएंगे तो कैसे होगा? और तो बाहरी वातावरण है, सामाजिक वातावरण भी है, तो ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 12, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, ऑप्शन नंबर 1 है अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। ठीक, अगर कठिनाई कहें क्यों होगी, जब सामाजिक संदर्भ में होगा, बच्चा जब समाज में रहेगा तो अच्छा से सीखेगा, कठिनाई नहीं होगी, सही बात है। बी वाला है विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, ये भी बात ठीक है। विषय वस्तु को कई रूपों में प्रस्तुत किया जाएगा तो सीखने में आसानी होगी, कठिनाई नहीं होगी। सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए और वे आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, अगर आंतरिक रूप से अभिप्रेरित रहेगा तो सीखने में आसानी होगी, कठिनाई नहीं होगी। सूचना अलग अलग तरीकों से टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए तो ये हो सकता है, तो यही ऑप्शन सही सही हो जाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर 1 है संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। अगर संतुलित उत्तेजना रहेगी, कोई भय नहीं रहेगी, तो ये हो सकता है। अगर डर कोई नहीं है, एक संतुलित है, ठीक ना, उत्तेजना है संतुलित रूप से, एकदम मानसिक संतुलन बनाया हुआ है, तो ये बात हो सकती है। आगे देख लेते हैं, कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं। अगर उत्तेजना नहीं रहेगी तो सीखेगा क्या, अधिगम क्या करेगा, कुछ नहीं। उच्च उत्तेजना, उच्च भय, जब ज़्यादा डर रहेगी तो उत्तेजना भी है और डर भी है तो भी नहीं कर पाएगा। निम्न उत्तेजना और भय भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक ना। संतुलित उत्तेजना, कोई डर नहीं, ठीक ना। अब प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए ना आनुवंशिकता पर, ना पर्यावरण पर। भाई किया जाता है लेकिन यहाँ ना दे दिया तो इसलिए गलत हो गया। आनुवंशिकता और पर्यावरण की पारस्परिकता पर, ठीक है, ये बात सही है, यहीं पर सही हो गया, ठीक ना। केवल और केवल नकारात्मक होता है, काट दो। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 15, एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोस्की के भाषा और चिंतन या सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? ठीक ना, सायना जो है स्वयं से बात कर रही है, मतलब स्वयं में बात कर रही है, तो जब स्वयं बात करेगी तो देखते हैं ऑप्शन नंबर है आत्मकेंद्रिता। आत्मकेंद्रिता की बात नहीं हो रही है, स्वयं बोल रही है, बतिया रही है अपने में, आप में। मनोवैज्ञानिक विकार है भी नहीं। अगर बच्चा बढ़िया है, अपने आप में बतिया रहा है, समझ रहा है और कैसे हल करना है सोच रहा है, तो कहाँ से मनोवैज्ञानिक विकार हो जाएगा? संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता भी नहीं होगा, स्वयं नियमन, स्वयं नियमन हो जाएगा, ठीक ना। स्वयं कर रही है, नियमन कर रही है, नियम समझ रही है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। बी है पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। देखिए पुरस्कार की बात आई तो ये नकारात्मक हो जाएगा। पहले विद्यार्थियों के नामांकित करना, नामांकित सिर्फ नहीं करने से विद्यार्थी का आप नामांकित कर लेंगे, चिन्हित कर लेंगे तो उससे थोड़ी ना होगा मूल्यांकन। डी वाला योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, ये भी नहीं, विभाजित नहीं कर सकते समूह में, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आवश्यकताओं की पहचान करना, ठीक ना, जरूरत और आवश्यकताओं की पहचान। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक
अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की वह योजना क्या है। तो छात्रों को प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करना, प्रत्याहार निकास वृत्तियां नहीं होगा, ठीक ना, ये गलत हो गया। अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन नहीं होना चाहिए, ठीक ना, अर्थ होना चाहिए, अधिगम में अर्थ होना चाहिए, तो ये अर्थहीन की बात कर रही है, ये भी नहीं होगा। संकेत कर रही है, ध्यान रहे, संकेत वाला संकेत ही होगा। तो देखिए क्या होगा इसका, अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना पर काम करेगी, ठीक ना, ये बात सही लग रही है, डी वाला। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 18। 18 है, एक खेल प्रक्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं। पिता का यह कथन ऑप्शन नंबर 1 है, लैंगिक भेदभाव को कम करता है, नहीं बढ़ा रहा है, गलत हो जाएगा। लैंगिक समानता को बढ़ाता है, नहीं, ये भी बढ़ा, समानता की भी बात नहीं किया वो। सी वाला लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, ये बात सही है, लैंगिक रूढ़िवादिता की बात कर रहा है, ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 19। एक प्रगतिशील कक्षा में ऑप्शन नंबर 1 है, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, ठीक बात। विद्यार्थियों को उनके अकादमी के मतलब पढ़ाई के अंकों के आधार पर, ये तो गलत हो गया। अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम पर पालन करना चाहिए, मैं जरूरी नहीं है जो पाठ्यक्रम उसी पर ही काम करे, उसको समझाएंगे अलग तरीके से भी, तो सामाजिक स्तर पर भी तो बताएंगे, सामाजिक संस्कृति स्तर पर भी, इसलिए भी गलत। विद्यार्थियों की प्रतिस्पर्धा पर एकदम बल नहीं देंगे, तो नकारात्मक होता है, ठीक ना, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर 1 का 19 का ये सही हो जाएगा। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देना चाहिए, ठीक ना। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के के चरण को दर्शाता है। जब दूसरा स्वीकृति दे रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उत्तर वाला नहीं होगा, मतलब जो आ रहा है प्रथागत का मतलब होता है एक प्रथा चली आती है, ठीक है, कि हम कर रहे हैं, दूसरा उसको क्या कर रहा है, स्वीकार कर रहा है। अमूर्त संक्रियात्मक ये भी नहीं, प्रथा पूर्व ये भी नहीं, प्रथागत हो जाएगा, ठीक ना, ये प्रथागत होता है, ठीक। अब प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, समकक्षी सामाजिकरण की प्राथमिक कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक द्वितीयक कारक है। देखिए परिवार जो है द्वितीयक नहीं होता है, प्रथम होता है, तो इसलिए गलत हो गया। परिवार एवं जनसंचार दोनों सामाजिक के द्वितीयक कारक है, परिवार द्वितीयक कारक नहीं होगा, ठीक ना, तो ये गलत हो गया। परिवार प्राथमिक कारक होता है, ठीक ना। विद्यालय सामाजिक का एक द्वितीयक कारक है और परिवार सामाजिकरण का प्राथमिक कारक, ये बात सही है, ठीक। परिवार प्राथमिक होता है, विद्यालय जो होता है वो द्वितीय होता है, ये बात सही है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 22। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि ऑप्शन नंबर ए, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। बी वाला, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती। भाई क्यों नहीं होती, सभी बुद्धियों में, सभी बच्चों में, व्यक्तियों में बुद्धि क्या होती है, अलग अलग होती है, विभिन्नताएं होती है। और सी वाला, बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है, ये भी नहीं, सिर्फ विकल्प से माप लेंगे नहीं माप पाएंगे, उसको क्या करना पड़ेगा, इसको मौखिक जब पूछेंगे उसकी जानकारी लेंगे, बच्चों से पूछेंगे, उसकी सोच समझेंगे, तर्क की बात समझेंगे, तब समझ पाएंगे। और डी वाला है, एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों के में बुद्धिमत्ता का निर्धारित करती है। नहीं, एक आयाम से थोड़ी पता चल जाएगा, ये कई चीज़ पूछने से पता चल जाएगा कि बच्चा हिंदी में
सही है तो सब में सही होगा, ऐसा तो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती है, ठीक है, अलग अलग दशाएं होती है। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए परिकल्पित निगमनात्मक सोच। तो ये तो होगा नहीं, ये तो होता है निगमन की बात आ रही है ना, तो चौथी अवस्था में होता है, अनौपचारिक अवस्था में। बी वाला है संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, ये नहीं होगा। अमूर्त सोच का विकास, अमूर्त पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नहीं होता है, ठीक ना। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात हो रही है, तो विचार सोच में केंद्रीकरण ये हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 24। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए विकास केवल आ गया ना तो तुरंत काट दो, नकारात्मक होती है, ठीक ना, या निगेटिव। विकास बहुआयामी है, ठीक बात। विकास की दर सभी आकृतियों संस्कृतियों के सभी के लिए समान होती है। विकास की दर सभी के लिए समान नहीं होती। कोई भी बच्चा बहुत तेज़ी से बढ़ता है, कोई स्लो बढ़ता है, कोई तेज़ी से मानसिक स्थिति अच्छी होती है, किसी की मानसिक स्थिति कमज़ोर होती है। विकास केवल आ गया तो नकारात्मक, तो विकास बहुआयामी होता है, ठीक ना। अगला देखेंगे, कभी ज़्यादा होता है, कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी कम, ऐसे बढ़ता है विकास। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। लियो वाइगोस्की की सामाजिक संस्कृति परिक्षेप्य अधिगम प्रक्रिया में के महत्व पर जोर देता है। किस पर जोर देता है? सांस्कृतिक उपकरणों पर, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ सांस्कृतिक लिखा है, इससे क्वेश्चन मिल जाएगा आसानी से। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को के रूप में वर्णित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए विकास का समिष्ट क्षेत्र, सी है मनोवैज्ञानिक उपकरणों, और बी है स्कीमा या मनोबा, और डी है उच्छिपन अनुक्रिया बंधन। तो देखिए जो जीन पियाजे का क्या है सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास स्कीमा, ठीक ना। तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 27। एक समावेशी कक्षा में ... पर जोर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव की बात नहीं करेंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा। मान लीजिए कास्ट किसी की अलग है, किसी की अलग है, तो छात्रों को अलग अलग करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा, ये गलत है। हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान, ये बात सही है, ठीक ना। तो बी ही सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? तो ऑप्शन नंबर है छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता हो, बी है छात्र जिसका अशक्त शरीर है, और सी कह रहा है मंदित छात्र, और डी कह रहा है विकलांग। जब दिव्यांगन की बात हो गई, दिव्यांग बच्चे की बात, तो वो 2016 के अनुसार यह कहा गया कि जिसकी शारीरिक दिव्यांगता हो, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। जन्म से किशोर अवस्था तक बच्चों के विकास की क्रम कौन सा होता है? बच्चे क्या करते हैं जब जन्म लेते हैं और किशोरावस्था तक जाते हैं, तो कौन कौन सा क्रम होता है? तो देखिए पहले सांवेदिक होते हैं बच्चे, संवेदनशील होते हैं, फिर मूर्त का बात हो गया कि देखते हैं, फिर अमूर्त में जाते हैं। संवेदिक होते हैं, फिर उसके बाद मूर्त अवस्था में आते हैं, फिर अमूर्त में आते हैं। तो इसका सही जवाब कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, बी है अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, सी है अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, और डी है अध्यापक के पक्ष पर असफलता। तो देखिए जो हो जाएगा कर व्यक्तिगत विभिन्नताओं के, तो ये जो हो जाएगा अध्यापन
अधिगम की प्रक्रिया की योजना बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आज यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।